My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. H. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सीबीएसई सिस्टम लागू हो गया है और यह सत्र 2021-22 से लागू हुआ है। सत्र 2021-22 में जो प्रथम सेमेस्टर में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन या समसामयिक भारत और शिक्षा, जिसका कोर्स कोड है या पेपर कोड है एजू बीएड 104, इसका जो एग्जाम हुआ था उसमें जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, खंड अ डिस्क्रिप्टिव था और खंड ब ऑब्जेक्टिव था, अर्थात व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, जिसका एग्जाम हुआ था 25 फरवरी 2022 को। उस पेपर को हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो सीबीसीएस मोड के जो विद्यार्थी हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के, उन विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होगा। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था दिनांक 25 फरवरी 2022 में, और यह एग्जाम हुआ था सत्र 2021-22 के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर का कोड है एजू बीएड 104, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन या समसामयिक भारत और शिक्षा उसका नाम है पेपर का। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले जो एजू बीएड 104 पेपर हुआ था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2021-22 में, वो 4 क्रेडिट का पेपर हुआ था सीबीसीएस मोड में, और उसमें 2 पार्ट थे, 2 सेक्शन थे। सेक्शन ए था डिस्क्रिप्टिव या खंड अ था व्याख्यात्मक, और सेक्शन बी जो था वो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव में या खंड अ व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। आपके स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा है एजू बीएड 104 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन क्रेडिट 4 सीबीसीएस मोड। पेपर के स्टार्टिंग में ही कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। द क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शंस, अर्थात जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसमें लिखा है कि प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स, अर्थात जो पहला खंड अ है व्याख्यात्मक है, लिखित वाला है, वह 15 अंकों का होगा। एंड सेक्शन बी दैट इज ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स, अर्थात जो खंड ब है बहुविकल्पी वाला वो 60 अंकों का होगा। सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आंसर शीट्स दैट इज ओएमआर ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड, अर्थात खंड अ परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा एवं खंड ब का उत्तर पत्रिका दैट इज ओएमआर जमा होगा। अर्थात जो खंड अ है, जो व्याख्यात्मक प्रश्न है, उसको लिखने के लिए आपको स्पेस मिलेंगे, उसी पे जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, ब्लैंक पेजेस सादे पन्ने रहेंगे रूलदार, उस पर लिखना होगा। और 1 घंटे का ये पेपर होता है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है खंड अ या व्याख्यात्मक सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव, टाइम 1 आवर से, अर्थात समय 1 घंटा है, और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम मार्क्स जो है 15 नंबर है। तो इसमें आपको 1 घंटे के अंदर आपको उसको लिख देना है। कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो 6 प्रश्न कुल दिए गए होंगे, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और तीनों प्रश्नों के उत्तर, जो तीनों प्रश्नों के नंबर हैं, अंक वो समान है। दैट इज चूंकि 15 नंबर का ये पेपर है तो 5-5 नंबर के तीनों प्रश्न है। तो जो प्रश्न आपको, जिस पर कमांड अच्छे से है, जिसकी तैयारी अच्छी से, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव में। अब हम लोग देख लेते हैं सत्र 2021-22 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एजू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर में। पहला प्रश्न पूछा गया था डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या क्या मेरिट्स थी वैदिक कालीन शिक्षा के, उसको लिख देना है। देन डिमेरिट्स क्या थे, दोष कौन कौन से थे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के, उसको लिख देना है, और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड भी कर देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन द मिडिवल मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, अर्थात मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का क्या स्वरूप था। तो आपको जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी, मुस्लिम काल की शिक्षा प्रणाली थी या मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली थी, उसमें जो अनुशासन या डिसिप्लिन था वो कैसा था, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या हैं। तो कौन कौन से आपके हिसाब से मुख्य कारण है बेसिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन की असफलता के, उसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना चाहिए। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करना है प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 5 है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान में निर्बल वर्गों की शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है What efforts are being made in the field of education for the development of national integration, अर्थात राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 6 प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए, और इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना था। एक कॉपी में देखिए नीचे स्पेस दिया है, यहीं पे लिखना है और आपको 1 घंटे के अंदर लिख करके इस क्वेश्चन पेपर, ये जो आपका आंसर शीट होगा इसको आपको जमा कर देना है। अर्थात जो परीक्षा के अंत में जो आंसर शीट है आपका, यही आंसर शीट है जिस पर प्रश्न लिखा है, आगे स्पेस दिया है, इसको आपको सबमिट कर देना है, जमा कर देना है। 1 घंटे के अंदर 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 15 नंबर का होगा, 5-5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको चयन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम मेन पार्ट में पहुंचते हैं, दैट इज सेक्शन बी, या जिसको हम लोग बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, खंड ब। और खंड ब में देखिए, खंड ब में के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा 1.5 आवर्स, अर्थात 1.5 घंटे का समय है। आपके पास 60 + 30 अर्थात 90 मिनट का समय है। मैक्सिमम मार्क्स है 60, अर्थात अधिकतम अंक है 60। और नोट में देखिए लिखा हुआ है पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अर्थात 1.5 अंक का है, 1.5 अंक का है। मीन्स आपको 40 प्रश्न दिए गए और 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एक प्रश्न जो है उसका अंक है 1.5 या 1.5 नंबर का है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है जिसमें लिखा है कि अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थान पर लिखे जो इसके लिए दिए गए हैं, अर्थात प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ साथ दिए गए OMR उत्तर पत्र पर तथा अनंत कहीं न लिखें। तो आपको OMR पर इन प्रश्नों का उत्तर जो है ABCD में से काला करके देना है, इससे आप सभी लोग जानते हैं, रूबरू हैं। चलिए हम चलते हैं मेन पोर्शन पे। स्क्रीन पे आ रहा है प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है हाउ मेनी लेटर्स वर टाट टू इंटर द प्राइमरी एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, अर्थात जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था या बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। एंड योर ऑप्शंस आर A 49, B 39, C 28 एंड D 42। A है 49 अक्षरों का ज्ञान, B है 39 है 39 अक्षरों का ज्ञान, C है 28 या 28 अक्षरों का ज्ञान और D है 42 या 42 अक्षरों का ज्ञान। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, दैट इज 49। सो हियर द A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 49 लेटर्स वर taught to enter the primary education in the Buddhist education system। तो जो पहला प्रश्न था उस प्रश्न का जो आंसर है दैट इज ए वाला विकल्प आपका सही है। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है व्हाट वाज द टीचर कॉल्ड इन द बुद्धिस्ट पीरियड, अर्थात प्रश्न है कि बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था। योर ऑप्शंस आर A गुरु, B उपाध्याय, C सामनेर एंड D डिसिपल। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग एरर है, वो करेक्ट हो जाना चाहिए। बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था, A है गुरु, B है उपाध्याय, C है सामनेर एंड D है शागिर्द। तो बौद्ध काल में शिक्षक को या टीचर को हम उपाध्याय कहते थे। सो हियर द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो B विकल्प है वो सही है। बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था और द टीचर उपाध्याय वाज द टीचर कॉल्ड इन द बुद्धिस्ट पीरियड, या बुद्धिस्ट पीरियड में टीचर वाज कॉल्ड एज उपाध्याय। टीचर्स को हम उपाध्याय के रूप में
बुलाते थे या उपाध्याय कहते थे? बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? व्हाट वाज द सैक्रेमेंट फॉर अ चाइल्ड टू रिसीव एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए पवज्जा सैक्रेमेंट या पवज्जा संस्कार, बी है थेरेट सेरेमनी या उपनयन संस्कार लिखा है, सी है कंसिक्वेंस सेरेमनी या परिणय संस्कार, एंड डी है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों ने अध्ययन किया होगा कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? दैट इज पवज्जा संस्कार। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार भी इसको कहा जाता है। बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पवज्जा संस्कार दिया जाता था। सो पवज्जा सैक्रेमेंट इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड? एंड योर ऑप्शंस आर ए मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास, बी फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास, सी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक विकास, डी नॉलेज इनरिचमेंट एंड या ज्ञान का संवर्धन करना। तो ध्यान दीजिए, वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, मेन एम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड पूछा गया है। तो ये चारों विकल्पों में से आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, उसी को चुनना है। नैतिक विकास पर भी बल दिया जाता था, शारीरिक विकास पर भी, आध्यात्मिक विकास पर भी और ज्ञान के संवर्धन पर भी बल दिया जाता था। लेकिन पूछा जा रहा है मुख्य उद्देश्य और किसी एक का चयन करना है हमको, तो उसमें मुख्य उद्देश्य में क्या आएगा? दैट इज, आपने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में देखा होगा सबसे अधिक बल क्या था? आध्यात्मिक शिक्षा पे या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, आध्यात्मिक विकास में, और जिसमें कहा जाता था कि द अल्टीमेट एम ऑफ द एजुकेशन इज टू अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है? साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक विकास, या ये भी कहा जाता था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में सभी प्रकार की शिक्षा का जो अल्टीमेट उद्देश्य होता था वो व्यक्ति को समाज का एक धार्मिक सदस्य, आध्यात्मिक सदस्य बनाना होता था। बालक का आध्यात्मिक विकास करना एक प्रमुख उद्देश्य होता था और आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही बालक या व्यक्ति साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है हु फाउंडेड SNDT? SNDT की स्थापना किसने की थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, बी है मिसेस इंदिरा गांधी, सी है एनी बेसेंट, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो जितने विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से आपको ये बताना है कि हु फाउंडेड SNDT, अर्थात SNDT की स्थापना किसने की थी? तो SNDT की स्थापना महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ने की थी। आपने पढ़ा होगा महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है द एम ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेसी आर? प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य है, और यहाँ पे पहला उद्देश्य दिया हुआ है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज या प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। बी ऑप्शन है डेवलपिंग अ सोशल आउटलुक या सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना है। सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज या प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, डेवलपिंग अ सोशल आउटलुक या सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना भी है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, अर्थात जो सी ऑप्शन है जो कहता है कि ए और बी दोनों, वो सही है। प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना भी और साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण का भी विकास करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7 या क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड टू एनी सिटीजन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। हिंदी में देखिए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जात, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड होना चाहिए। यहाँ पे क्रीड, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टू एनी सिटीजन। और योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25, बी है आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29, सी है आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30, एंड डी है आर्टिकल 33 या अनुच्छेद
1933। तो ये जो प्रावधान है, जिस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, दैट इज आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं? और आपके विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर ए एडल्ट एजुकेशन या प्रौढ़ शिक्षा, बी मास कम्युनिकेशन या जनसंचार, सी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या स्वैच्छिक संस्थाएं, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। प्रश्न को ध्यान दीजिए, भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के लिए कौन कौन से साधन है? व्हाट आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया? मीन्स जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ाने में किन किन साधनों का योगदान है? राष्ट्रीय एकता की शिक्षा किन किन साधनों के द्वारा प्रदान की जाती है? तो जो एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा, इससे भी मिलता है। मास कम्युनिकेशन, जनसंचार के जो साधन है उससे भी, और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संस्थाएं भी इन कार्यों में लगी हुई हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज, राधा कृष्ण कमीशन मेनली सजेस्टेड इन रिलेशन टू? राधा कृष्ण आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, दैट इज ए प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, बी सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा, सी है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा, एंड डी है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है कि राधा कृष्ण कमीशन मेनली सजेस्टेड इन रिलेशन टू, राधा कृष्ण आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था? तो ये स्वतंत्रता के बाद का प्रथम आयोग था, और ये मुख्य रूप से किसके बारे में सुझाव दिया था? हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के बारे में इसने सुझाव दिया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड? अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1948, बी 1949, सी 1954, एंड डी 1966 लिखा है। बट देयर शुड बी अ करेक्शन। करेक्शन क्या है कि 1966 नहीं होगा बल्कि 1956 होगा, और 1956 में ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। यूजीसी फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1956, अर्थात नवंबर 1956 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, दैट शुड बी 1956, और यही सही होगा। नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1956 में हुई थी। और यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए उसमें से लास्ट वाला जो डी विकल्प है 1966, उसकी जगह पर 1956 होना चाहिए। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1956। यूजीसी फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1956 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इम्प्लीमेंटेड? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, ए 1934, बी 1935, सी 1937, एंड डी 1938। 1934, 1935, 1937 और 1938। तो भारत सरकार अधिनियम और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1937 या 1937 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो 1937 में लागू किया गया था। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 या प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अनाउंस्ड टू मेक प्राइमरी एजुकेशन दैट इज फ्रॉम क्लास 1 to 5 यूनिवर्सली एक्सेसिबल? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1990, बी 1992, सी 1995, एंड डी 2000, अर्थात 1990 तक, 1992 तक, 1995 तक या 2000 ईस्वी तक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा या 1 से 5 कक्षा के लिए जो शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी, दैट वाज बाय 1990 या 1990 तक
की बात कही गई थी कि 1990 तक जो है प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए सभी को सर्वसुलभ करा दी जाएगी, और 1995 तक के लिए कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी 1995 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 1990, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 से 5 तक की कक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो 1990 तक जो है कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है बाय व्हाट अदर नेम इन वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस नोन, अर्थात वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं। योर ऑप्शंस आर ए ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, अर्थात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, बी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, सी है इंडियन एजुकेशन कमीशन है भारतीय शिक्षा आयोग, एंड डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है या वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन या ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, या वर्धा शिक्षा सम्मेलन को हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर रिकॉर्डेड इन वुड्स डिस्पैच, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेदों का अभिलेख किया गया है। ध्यान दीजिए, वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन है। योर ऑप्शंस आर ए 99, बी 100, सी 200 एंड डी 150। तो वुड के घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद थे, 100 अनुच्छेद थे, 100 थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 100। वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेदों का, वुड का जो घोषणा पत्र था वह 100 अनुच्छेदों या 100 आर्टिकल्स का एक अभिलेख था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है व्हेन वाज द इंडियन एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड, या भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प है वो आपकी स्क्रीन पर, ए 1854 या 1854, बी 1857 या 1857, सी 1882 या 1882 एंड डी है 1885 या 1885। तो भारतीय शिक्षा आयोग और इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन बना था 1882 या 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन को हम हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है व्हाट डिड द हंटर कमीशन सजेस्ट अबाउट द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था। और आपके विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर ए देसी और इंग्लिश, अर्थात देसी अथवा अंग्रेजी, बी ओनली इंग्लिश या केवल अंग्रेजी, सी देसी ओनली या केवल देसी, एंड डी नो सजेशंस या कोई सुझाव नहीं। तो हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में जो सुझाव दिया था उसमें कहा था कि भाषा या तो वर्नाकुलर हो या तो अंग्रेजी हो, और अंग्रेजी हो तो ज़्यादा अच्छी है। तो देसी या इंग्लिश या देसी या अंग्रेजी की बात हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में किया था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है व्हाट इज द न्यू एकेडमिक करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांशतः आपसे पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए 4+3+3+5, अर्थात 4+3+3+5, बी है 5+3+3+4, अर्थात 5+3+3+4, एंड सी है 3+4+5+3, अर्थात 3+4+5+3, एंड डी है 5+4+3+3, अर्थात 5+4+3+4। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की जो नई शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना है, उस संरचना में जो नया संरचना अपनाया गया दैट इज 5+3+3+4 की संरचना है। इसमें जो 5+3+3+4 की संरचना है उसमें जो फर्स्ट है, पहला है दैट इज नोन एज फाउंडेशनल, जो 5 वर्ष का है दैट इज फाउंडेशनल स्टेज है। और फाउंडेशनल स्टेज में 3 वर्ष का 3 इयर्स का आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका की शिक्षा है, और 2 साल की जो है वो क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड की शिक्षा है। देन कक्षा 3 में देन सेकेंड लेवल है दैट इज 3, और इस 3 में जो सेकेंड लेवल है दैट इज नोन एज प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा होगी। देन अगला जो है
दैट इज नोन एज मिडिल स्टेज, जिसमें 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी, अध्ययन होगा। और अंतिम है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9, 10 और 11, 12 इसका जो है अध्ययन विद्यार्थियों को कराया जाएगा, ये कोर्स होगा। तो शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या है, 5 धन 3 धन 3 धन 4, जिसमें 5 वर्ष जो है वो क्या है, फाउंडेशनल है, 3 साल का आंगनवाड़ी, 2 साल का कक्षा 1 और 2, दूसरा जो है वो 3 साल का दैट इज प्रिपरेटरी है, जिसमें कक्षा 3 से 5, तीसरा है मिडिल, जिसमें कक्षा 6 से 8, और चौथा है सेकेंडरी, जिसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 के लिए 4 वर्ष की जो ये कोर्स होंगे इंटरमीडिएट के, सेकेंडरी के। तो 5 धन 3 धन 3 धन 4 ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई जो है शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना है स्कूल्स के लिए या विद्यालयों के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहां सुरक्षित रखा जाएगा? Where till the scores of credits obtained from the various higher education institutions be stored digitally? And your options are A, in higher educational institutions या उच्च शिक्षण संस्थानों में, बी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या उच्च शैक्षिक संस्थानों में, सी इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, डी नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन किया होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें ABC की बात की गई है, अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। इसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो विद्यार्थी होंगे उनके द्वारा जो क्रेडिट अर्न किया जाएगा वो डिजिटली रूप से वहां पे संरक्षित या सुरक्षित रखा जाएगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या ABC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, व्हेन वाज द नेशनल कमेटी ऑन एजुकेशन फॉर वीमेन कंस्टिट्यूटेड? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न है और आपके ऑप्शंस हैं ए 1956 या 1956 में, बी 1958 या 1958 में, सी 1959 या 1959 में, एंड डी 1960 या 1960 में। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का जो गठन किया गया था दैट वाज इन 1958 या 1958 में किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत सरकार ने 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की थी। तो ध्यान देना है, 1958 में किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1958 या 1958। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन सजेशंस ऑफ हंसा मेहता कमेटी? हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था? और आपके विकल्प हैं ए, एजुकेशन ऑफ मेन एंड वीमेन शुड बी इक्वल, अर्थात स्त्री और पुरुष को शिक्षा समान हो। बी है, देयर शुड बी डिफरेंट कोर्स फॉर मेन एंड वीमेन, स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम हो। एंड सी है, बोथ ए एंड बी, एंड डी है, नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए, हंसा मेहता समिति जो है उसका जो प्रमुख सुझाव था, उसके प्रमुख सुझाव में था कि स्त्री और पुरुष की शिक्षा समान हो और दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही सही है, बी, सी और डी गलत है। एजुकेशन ऑफ मेन एंड वीमेन शुड बी इक्वल, हंसा मेहता समिति का जो प्रमुख सुझाव था वो था कि बालक और बालिका या स्त्री और पुरुष की शिक्षा जो है वो समान होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि जो सत्र 2021-22 के लिए एजुबीड 104 जो कोर्स है या पेपर है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो 4 क्रेडिट का पेपर है, इसमें थ्योरेटिकल में या लिखित में कौन कौन से, या जो व्याख्यात्मक क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न आए थे जिसमें से आपको 3 करना था। और उसके उपरांत हम लोगों ने बहुविकल्पी का अभ्यास किया। कुल 40 प्रश्न थे जिसमें से 20 प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया और अगले 20 प्रश्नों का अभ्यास हम अगले क्लास में या अगली वीडियो में करेंगे।